हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और आज इस रैपिड फायर में आप लोग मेरा साथ देंगे। मतलब हम आज करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। और दो ही टॉपिक मैं आज कराने वाला हूं बच्चों। उन दोनों टॉपिक का नाम सुन लीजिएगा। पहला टॉपिक हो गया आपके अनुच्छेद, क्या होंगे? अनुच्छेद। और दूसरा टॉपिक क्या होगा? कैसे उनके 15। थैंक यू बच्चों। सुनो, आज हम करने वाले हैं दो चीजें, सिर्फ अनुच्छेद और संविधान संशोधन। रैपिड फायर चलेगा। जो अब से पहले पेपर में पूछे गए दिल्ली पुलिस में उनको करने वाले हैं। तो आज सैटरडे का दिन है। मैंने आपको बताया था कि सैटरडे के दिन हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। सैटरडे के दिन सिर्फ हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे दिल के टुकड़ों। लेकिन आज आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जिस बच्चे ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहले मिलता रहे। तो मैं आप सभी का वेट कर रहा हूं बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है? बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि आपके पेपर में अगर अनुच्छेद से सवाल आया और सर मैं दिल्ली पुलिस के बैच खरीद लिया है, बहुत बढ़िया, आपने पूजा सही किया है। आज बेटा थ्योरी नहीं होती है सैटरडे के दिन। दोस्तों आपको बता दूं, सैटरडे के दिन थ्योरी नहीं होती है। अभी आप याद रख लीजिएगा, सैटरडे के दिन जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है हम उनको कराने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जवाब आपका बिल्कुल सटीक आ गया कि अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है। अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायत की बातें की गई हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइएगा संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। हाँ तो चलो, चाबी तुम्हारे पास है। अब वो कहाँ खोलेगा? ठीक है, मैं अपने पास खोलूँ तो ठीक है, तुम्हें कहा दूंगा। आपको बताना है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है आपका अनुच्छेद नंबर 54 में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, बताइए जरा। आपको बताना है अनटचबिलिटी। पूरे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है। पूरे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर कोई है तो वो यही है बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है। अनटचबिलिटी किस आर्टिकल में है, जरा बताइएगा एक बार। अनटचबिलिटी किस आर्टिकल में है ये आपको बताना है। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दो अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में। मैं भी करता हूं अपने ग्रुप में। एक बार सभी बच्चों को बुला लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। सभी अपने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दो बच्चों। चलिए, तो मैं आपको बता दूं भैया, अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है अनटचबिलिटी से रिलेटेड। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, तो ऊपर जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? जवाब दो। आपको बताना भैया, जो हमारे उप राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो किस आर्टिकल में कहा गया? तो सर ये कहा गया आर्टिकल नंबर 64 में। किसमें कहा गया? आर्टिकल 64 में। आज मैं आपको बता दूं, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये दो टॉपिक आपको कराने वाला हूं जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। और इसका आपको पीडीएफ वीडियो बाद की बात है, पहले पढ़ लो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य में लागू होता है? जवाब दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य में लागू होता है? आज सैटरडे का दिन है, थ्योरी नहीं होती, ध्यान रखना। और मैं कभी भी सैटरडे को थ्योरी नहीं कराता हूं दोस्तों। आपको बताना है यूसीसी ये कहां पर लागू होता है। तो बच्चों यूसीसी की अगर हम बात करें तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 44 में लागू होता है। कहां पर? अनुच्छेद 44 के तहत गोवा में लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 44 के तहत आपके गोवा में लागू होता है। नमस्ते भैया, प्रणाम। जल्दी जल्दी चल दीजिएगा। कौन कौन आ चुके हैं? गीता, मोनिया, सोनाली, अनूप गौतम, काशी, रवि गुप्ता। चलिए, तो प्यारे साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी, ये किस आर्टिकल में बताया गया? बोलो जरा। कार्यपालिका
न्यायपालिका से अलग होगी, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, ये बताओ जरा। कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, जवाब दो बच्चों। कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी, ये किस आर्टिकल में बताया गया है। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा आपका 50। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा जरा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जाती है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। आप सभी का स्वागत करता हूं। हो गया बच्चों, देखिए इस सवाल का जो सही जवाब आता है, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। अगर बात यहाँ पे की जाती है हाई कोर्ट की तो आंसर आता 226। अगर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तो आ जाएगा अनुच्छेद 32। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, आपसे कह रहा राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत, बताइए। अगर यहाँ पे राज्यपाल की बात की जा रही है या फिर राष्ट्रपति की बात की जा रही है, अगर बात की जा रही है राष्ट्रपति की तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 123, और अगर बात की जा रही है राज्यपाल की तो आपका आंसर आ जाएगा 213। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगला देखो, अगला सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर, भारत के महान्यायवादी के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। मैं आपसे बता दूं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं बच्चों, ये आपकी क्लास का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए महान्यायवादी किस आर्टिकल में आते हैं। आपको ये बताना है कि महान्यायवादी किस आर्टिकल में। बच्चा बच्चा जानता है कि महान्यायवादी किस आर्टिकल में है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी होगा कि महान्यायवादी कौन है वर्तमान समय में, और महान्यायवादी क्यों अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। भैया ये आपके आर्टिकल नंबर 76 के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, राष्ट्रपति जब चाहे जब इन्हें हटा सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में उल्लेख किया गया है, मतलब राज्यसभा को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ भैया, राज्यसभा को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये आपको बताना है। 80, 35, 28 या फिर आपका 66, बताइएगा साथियों। राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया आपका 80 में। अगर लोकसभा की बात की जाती तो लोकसभा आ जाता 81 में, और अगर बात की जाती संसद की तो वो आंसर आ जाता 79 में। ठीक है बच्चों, आपसे जो भी आंसर पूछे, जिस तरीके से पूछे उस तरीके से आपको बता देना है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। न जाने कितनी बारी से एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं आपसे देखना चाहता हूं कि आप लोग करोगे या नहीं करोगे। जो बात करने आए हैं वो करेंगे, और जो पढ़ने आए हैं वो अपना सिलेक्शन लेकर चले जाएंगे। तो बातचीत के चक्कर में ना लगे, कोई किसी का नहीं है यहां पर। बोलो बच्चों, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, तो क्षमादान के बारे में बताता है आपका 70 नंबर 2। 72 आपका बताता है राष्ट्रपति चाहे तो किसी की सजा को कम कर सकता है, किसी की सजा को बिल्कुल माफ भी कर सकता है, और चाहे उसे कोई भी सजा हो राष्ट्रपति चाहे तो बिल्कुल माफ कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। यह सवाल एमटीएस के पेपर में पूछा गया है। ये सवाल एमटीएस के पेपर में पूछा गया है। ध्यान रखना, आज रिवीजन क्लास है, कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, आज सिर्फ रिवीजन क्लास है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को अच्छे से समझेंगे। सुनील बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। आ जाओ जरा, कानून के समक्ष समानता की अगर मैं बात करूं 61, 14, 51 या 43, मतलब जहां पे सबको कानून बराबर मिलेगा, कानून के समक्ष समानता, ये आपके आर्टिकल नंबर 14 की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 14 में बताइए, ठीक है भैया। और जो बच्चे आपस में, देखो बच्चे दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो क्लास में आएंगे यूट्यूब पे और उससे बात करेंगे लड़कियों से, नाम लेके कोई आई लव यू बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। कुछ लड़कियां भी ऐसी बात करती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, ये टाइम वेस्ट वाली बात होती है। अपने मम्मी पापा का अगर सपना साकार करना चाहते हो तो बेटा पढ़ लो, है ना। चलिए अगला देखो,
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? मतलब जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और वो भारत आए तो वो किस आर्टिकल के तहत भारत के नागरिक माने जाएंगे, आपको ये बताना होगा। तो पहले तो आपको ये बता दूं, हमारे पूरे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे पूरे भारत में कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पूरे भारत में, यानी कि एकल नागरिकता है पूरे भारत में। पहला सवाल अगर आपसे पूछे कि हमारे भारत में कैसी नागरिकता है, तो बेटा सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, जिसे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है और आर्टिकल नंबर 6 ऐसा बोलता है। आप ये भी जानते हैं कि 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात की गई है, और अगर मैं बात करूं पार्ट, तो पार्ट नंबर 2 में रखा गया नागरिकता को। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन है? हमने तो अभी आपको बताया है यह सवाल। देखो आज मैं बता रहा हूं आपको, सैटरडे के दिन हमेशा हर सैटरडे के दिन एक टेस्ट हुआ करेगा, हर सैटरडे के दिन। तो आप लोग तैयार हैं? हर सैटरडे 5 दिन आपकी थ्योरी होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और सैटरडे आपकी थ्योरी नहीं होके आपका एक सेट हुआ करेगा, कोई भी एक सेट बच्चों जो आप लोगों का जरूरी हो पेपर से रिलेटेड। तो बच्चों संसद का गठन किस आर्टिकल में? हम तो आपको बता चुका हूं 79 में है। किसमें? 79 में। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? जरा जवाब दीजिएगा बच्चों। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ये आपको बताना है। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? जवाब दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है बेटा 120 बिल्कुल गलत, 180 बिल्कुल गलत, 155 के तहत। अच्छा एक छोटा सा सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एक छोटा सा सवाल है तुम्हारे लिए, राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है बच्चों? बोलो भैया। नहीं पता? अरे भैया राष्ट्रपति करते हैं। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत? ये सवाल सीजीएल में पूछा गया बच्चों, ये सवाल सीजीएल में पूछा गया। अब आप ही बताओ, एंड टू टाइटल के बारे में अगर आपको नहीं पता और हमने पढ़ा रखा और आप पेपर में गलत करके आ रहे हो, तो इसमें गलती टीचर की नहीं, इसमें गलती आपकी है। इसमें गलती टीचर की नहीं है बच्चों, इसमें आपकी गलती है। टीचर ने आपको अच्छा पढ़ा दिया, आपको वो क्वेश्चन पढ़ा दिए जो आपके पेपर में लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग उनको करके नहीं आ रहे, तो फिर गलती आपकी है ना। चलिए तो दोस्तों आपको बताना है, ये सवाल सीजीएल का है, एंड टू टाइटल किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? तो बच्चों वो की गई आपके अनुच्छेद नंबर 18 के तहत। अगला देखिए, इसके 2 अपवाद भी हैं, आप जानते हैं उसके 2 अपवाद भी हैं, शिक्षा और सेना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान किया गया है? मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, वह अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये किस आर्टिकल में लिखा गया? और आज की क्लास पूरे 1 घंटे चलेगी, पूरे 1 घंटे, ध्यान रखना। 1 घंटे 10 मिनट तक पढ़ाऊंगा तुम्हें आज, क्योंकि मैं चाहता हूं ये टॉपिक आज तुम्हारा क्लियर हो जाए। बताइए बच्चों। तो दोस्तों ऐसा कहता है आपका आर्टिकल नंबर 9, ऐसा क्या बोलता है आपका आर्टिकल नंबर 9? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला देखिए, अगला छोटा सा सवाल कह रहा है बेटा, आपको बताना राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में है? बस भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल, मतलब भारत का जो पहला नागरिक होगा वो राष्ट्रपति होंगे, बिल्कुल ठीक है। वो किस आर्टिकल में बताया गया है ये आपको बताना है। भारत के जो राष्ट्रपति होंगे, जो प्रथम नागरिक जिन्हें कहा जाएगा, वो किस आर्टिकल में? तो दोस्तों ध्यान रखना, ना तो 91, ना 20, ना 86, ये 52 की कहानी है, ये 52 की कहानी है। बिल्कुल एकदम करेक्ट सवाल है, बिल्कुल एकदम कमाल। थैंक यू भैया। चलिए अगला सवाल देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के गठन की बात की गई है? ये वो सवाल है जो आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हर जगह पूछा जा चुका है। आपको इस सवाल का जवाब देना है कि भैया नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। थैंक यू भैया नंदन जी, थैंक यू नंदन जी।
आपको इस छोटे से सवाल का जवाब देना है कि भारत में अगर कोई नया राज्य बनना है तो किस आर्टिकल के तहत बनता है। तो दोस्तों भारत में कोई नए राज्य की स्थापना की जाती है तो इसके तहत बनता है, अनुच्छेद नंबर 2 के तहत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल आता है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 50 ये और 50 आप कराऊंगा संविधान संशोधन के, तो 100 कराने वाला हूं आज। सवाल लग रहा है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल ना तो 66 में होता है बेटा, ना 46 में होता है, और ना ही होता है आपका 86 में। तो 56 बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, 2 बातें बता दो जरा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, और अमेरिका के कितना होता है, और स्विट्जरलैंड का कितना होता है। इन तीनों के मुझे आपको बताने हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। भारत के राष्ट्रपति का, अमेरिका के राष्ट्रपति का और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। बहुत छोटा सा सवाल है, शायद सब बच्चे सही जवाब दे देंगे। ठीक है भैया, चलिए ये क्रांति विरांति बाद में लिख लेना बच्चों, इस बार पहले सिलेक्शन ले लो, और जो मम्मी पापा को दिया गया वादा है उसे पूरा कर लीजिए। जो आप लोगों ने मम्मी पापा को उससे वादा किया है कि मम्मी पापा चाहे कुछ भी हो जाए इस बार हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, तो वो सिलेक्शन तभी हो पाएगा बच्चों जब आप मेहनत करोगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये लिख लो आंसर, ये 5, ये 4 और ये 1। 5, 4 और 1, 2 नहीं है बेटा, 1 है। अगला आइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन की बात की गई है। बच्चों अभी तो मैं आपको बता के हटाऊं कि राज्यसभा किस आर्टिकल में है, लोकसभा किस आर्टिकल में है। अगर तुम नहीं पढ़ रहे, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें गलती आपकी है। और भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार चाहो। वो चुनाव जीत रहा बन रहा, लेकिन अमेरिका में आप 2 ही बार बनेंगे। अब बात आ रही है कि लोकसभा किस आर्टिकल में है। गुरुजी आपने अभी पढ़ाया था कि लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 में है। अगला सवाल देखिए, आपको बताना संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। मैं बता दूं आपको, राज्य की परिभाषा 2 आर्टिकल में बताई गई है ना। राज्य की परिभाषा 2 आर्टिकल में बताई गई है। आपको उन दोनों आर्टिकल के बारे में बता सकते हैं कि आप कौन कौन से आर्टिकल हैं। यूपीएससी बॉय बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप और कोई बड़ा नाम लिखो, ठीक है। आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, भाई यूपीएससी वाले भाई का बिल्कुल सही आंसर था, ये भी और पहला वाला भी। तो बच्चों अभी हम बताते हैं, ऐसा हुआ है 12 आर्टिकल में और 36 में, जहां पर दोनों में स्टेट की डेफिनेशन को दिया गया है। ठीक है भैया, 12 और 36 में दोनों में स्टेट की डेफिनेशन को दिया गया है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए प्यारे साथियों, कैग की चर्चा किस आर्टिकल में है। यूपीएससी भाई आप जवाब दो, कुछ नहीं बोला मेरे भाई, तुम छोटे भाई हो, बोलोगे क्या। आप जवाब दो जल्दी जल्दी। आपको बताना है कैग की चर्चा किस आर्टिकल में की है। कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल में है। तो सर जी आपने तो हमें एक बार पहले पढ़ाया था कि 148 से लेकर 151 तक कैग की चर्चा की गई है। 148 से 151 तक कैग की चर्चा की गई है। सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा, आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी के देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ये कौन सा आर्टिकल होगा बच्चों। 51 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 91 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहां तो लोकसभा है बेटा। ये रहा आंसर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर ये रहा भैया 78। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों यूपीएससी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, लेकिन आप अपना नाम तो बताओ भाई, यूपीएससी तो लिखा है आपने, वो तो आपका सपना है। अब बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान दिया गया था, किस आर्टिकल में। जवाब दो, बताइए बच्चों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया था। यह कौन सा आर्टिकल है, ये आपको बताना है। 5, 19, 40 या फिर 61। 5, 19, 40 या फिर 61। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब आएगा वो आएगा मेरे प्यारे साथियों, वो आ जाएगा आपका 5। मतलब अगर आप भारत के संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहे थे तो तुम भारत के नागरिक माने जाओगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यह किया गया आपका 59 में किया गया है। अगला देखो, अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता की योग्यता के बारे में बताया गया है। सवाल ये भी अच्छा है मेरे प्यारे भैया, बताइए जरा इसका आंसर क्या आएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के योग्यता के बारे में बताया गया है। 70, 50, 84 या फिर 41, ये आपको बताना होगा। और बच्चों इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा बच्चों 84। अगला देखो,
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं की बात की गई है? बच्चों मैं कह रहा हूं इस सवाल को आप इंपोर्टेंट करके लिख लेना, मेरे कहने से आप इस सवाल को इंपोर्टेंट करके लिख लेना। आप मेरे कहने से, आप किसी और के कहने से नहीं, सिर्फ मेरे कहने से इस सवाल को इंपोर्टेंट करके लिख लेना। उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में यह सवाल जरूर पूछा गया है। अब देखते हैं कौन बच्चे इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं और कौन सही जवाब नहीं दे पाते हैं। बताइएगा बच्चों। आपको बताना है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता किस आर्टिकल में है। तो राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता बेटा वो है 58 में। योग्यता जैसे आपकी एज 35 साल होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, लोकसभा में सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो, ये सारी क्वालिफिकेशन होती है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है? बोलो बच्चों, फिर से बता दूं, सैटरडे का दिन है, थ्योरी नहीं होती, वन लाइनर क्वेश्चन कराता हूं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख किया गया है? 89, 15, 61, 81। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका आंसर 89 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 66। अगला देखिए, सवाल अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? जवाब दो तो जरा एक बार, जवाब दो तो जरा एक बार भाई, इसका जवाब दो तो जरा बच्चों एक बार। अमन शर्मा जरा इसका जवाब दो भैया एक बार। हो गया बच्चों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 43। अगला देखिए, सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? बताइएगा। तो दोस्तों ना तो 76 क्योंकि महान्यायवादी है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में होगा, ये रहा 57, ये रहा 57। अगला देखो सवाल अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है? अच्छा सवाल है, जवाब दो। अच्छा सवाल है, जवाब दो। बोलो भैया। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 83। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है? ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है कि राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में आती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? जवाब दो। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? हाँ भर सकता है भैया, भर सकता है फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है आपका आर्टिकल नंबर 16 में। और अगर मैं बात करूं भैया प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को जो ओथ होती है बच्चों, जो ओथ होती है, इसको दिलाते कौन है? तो ये दिलाने का काम करते हैं बेटा आपके, बात करता हूं आपको CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किया गया है, बताइए जरा। बजट हमेशा फरवरी माह में पेश किया जाता है, आपको ये भी पता होगा। और ये किस आर्टिकल में है बच्चों? तो इतना मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, निशु, ये आ जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 112 में। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सवाल इससे अच्छा सवाल बच्चों, और कोई बुरा सवाल कोई अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं अच्छा ये कि ये सवाल कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का उल्लेख किया है? वो कौन सा आर्टिकल है? 74 आपकी अगर हम बात करें 74 बच्चों आपका 31, 55 और 44। तो आंसर आ जाएगा आपका 74 जो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 जो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है? उसी आर्टिकल में
क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट भी कहा गया है। तो बच्चों ये आपको बताना है, यूनियन ऑफ स्टेट भी कहा गया है। कौन सा आर्टिकल है बताइए तो जरा एक बार। यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, तो दोस्तों यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया आपका आर्टिकल नंबर 1। क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 1। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह बताया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कभी आपको यह लगता हो कि किसी का मोटिवेशनल देखकर आपको कोई मोटिवेशनल कर रहा है, आपको कोई बता रहा है अच्छी अच्छी चीजें, उससे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि बच्चों पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। कभी आपको लगता हो कि बिना पढ़े हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 53। क्या हो जाएगा बच्चों? आर्टिकल नंबर 53। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन करने के बारे में बताया गया है? ये हटाओ, भाग 3 कुछ नहीं, हटिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? बताओ बच्चों। ना जाने कितनी बार यह सवाल पूछा है, ना जाने ये सवाल कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है कि वह कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? बताइएगा जरा, वह कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगाकर उसे हटा सकते हैं? तो बच्चों यह है आर्टिकल नंबर 61। अच्छा, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना चाहते हो तो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा? अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहते हैं तो आपको कितने दिन पहले बताना पड़ेगा कि हम राष्ट्रपति जी आप पर महाभियोग लगा रहे हैं? तो सूचना देनी होगी आपको राष्ट्रपति को लिखित, और वो दिन होते हैं बेटा 14। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद बाहर रहने वाले भारतीय मूल की नागरिकता के बारे में बताया गया है। सवाल सुनो, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो इस सवाल में आपको अभी करा गया हूं। अगला देखिए सवाल, अगला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है? बताओ जरा। प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है, वह कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल नंबर हो जाएगा आपका 40, ये आपका हो जाएगा बेटा 33। क्या हो जाएगा? 33। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया? पहले आप इसे बताओ और फिर मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन का सही आंसर कैसे लगाते हैं। आप पहले इसका सही आंसर दो, फिर मैं आपको बताता हूं कि सही आंसर आप कैसे लगाते हो, ठीक है? और कल आपको पता है कल संडे है, मेरी सभी क्लासों की पीडीएफ, सभी क्लास की पीडीएफ जो मैंने अभी तक हिस्ट्री पढ़ाई है वो एक साथ आपको मिलेगी, वो एक साथ कल मिलेगी। बच्चों ध्यान रखना, जो मैंने अभी तक पढ़ा है मेरे हैंड रिटन नोट्स वो आपको कल मिलेंगे। यूट्यूब पर आपको आना होगा, किस टाइम पर? वो यूट्यूब पे आप सेशन देख लीजिएगा, कल मेरी मैराथन होगी उसी में। तो बच्चों ये 63 में बताया गया है। तो कितने बच्चों को आज तक की सारी पीडीएफ चाहिए जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है? जितने बच्चों को हिस्ट्री के नोट्स चाहिए और जिनको भी आज की क्लास का नोट चाहिए वो एक बार जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? अगला देखो, और मैं पाबंदी रखूंगा बच्चों, मेरे इस नोट्स को देखिए, मेरी खुद की मेहनत है, सिर्फ शुरू के 300 बच्चे ही डाउनलोड कर पाएंगे, तो शुरू में आ जाना। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया? बताना बच्चों। मनी बिल किस आर्टिकल में आता है? अच्छा बच्चों, आपसे एक सलाह मांगता हूं आज, देखना आप लोग कितने एग्री हैं कितने नहीं हैं, मुझे बताओ। क्या आप सभी के लिए स्टैटिक जीके की स्पेशल क्लास शुरू की जाए सुबह 6:30 बजे? सुबह 6:30 बजे स्टैटिक जीके थ्योरी पढ़ाई जाए, स्टैटिक जीके की थ्योरी पढ़ाई जाए। एक दिन एक टॉपिक, 1 डे 1 टॉपिक। कितने बच्चे तैयार हो जरा मुझे बताना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस सेशन में जुड़ने के लिए तैयार है डेली? लेकिन याद देखो, तुम्हें उठना पड़ेगा सुबह 6:30 बजे, मैं भी आऊंगा सुबह 6:30 बजे। आप में से कितने बच्चे तैयार हैं? सच बताओ ईमानदारी से कि हाँ गुरुजी हम तैयार हैं।
अगर आप सब तैयार हो इस सेशन के लिए, मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं ये सेशन, तो एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा पीएम, ताकि पता चल जाए कि पीएम के साथ सब बच्चे जुड़ने के लिए तैयार हैं। सुबह 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे जान लगा दूंगा बच्चों तुम्हारे लिए। ऐसी क्लास करवा दूंगा जो यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं करवाई होगी। यानी कि हर दिन हर एक टॉपिक, स्टैटिक जीके सब पढ़ाते हैं, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। जो भी यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहा, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं यार, सब बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन स्टैटिक जीके की थ्योरी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा। सुबह 6:30 बजे, कब से? 15 तारीख से, 15 जून से, ठीक है भैया। और आर्टिकल हो गया 110, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बताया गया है? मैं तो आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, मैं तो आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, बताइए भैया। आपको बताना है कि साथियों, राष्ट्रपति के पद के बारे में बता दिया आपने। अब अध्यादेश की बात करें तो 123, बिल्कुल एकदम करेक्ट, क्योंकि सर आप इस सवाल को पढ़ा चुके हैं। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? अब आपने उपराष्ट्रपति बता दिए, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बता दो जरा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में है। बहुत बच्चे हैं सर जो रेडी हैं सर, हम रेडी हैं, आप कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ तैयार हैं। तो बच्चों हम भी तुम्हारे साथ तैयार हैं, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, अरे गांव के मुन्ने मुन्निया हो तुम, तो वैसे भी बहुत मेहनत करते हो, फिजिकल करना पड़ता है यार, तुम तो 6 बजे से पहले उठ ही जाते हो। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने को राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, ये किस आर्टिकल में लिखा है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, ये किस आर्टिकल में लिखा है? मिस मोनिका, आप ये बाय जो करके घर जा रही हो ना, तो जल्दी जाओ, आपने इतना लेट क्यों कर दिया? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 143। क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति ने आज तक कभी सलाह ली है? एक सवाल पूछना चाहता हूं, अमन शर्मा आप बताइए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति ने आज तक कभी सलाह ली है? तो आपको बता दूं, ऐसा इंडिया में आज तक 5 बार हो चुका है, ऐसा इंडिया में आज तक 5 बार हो चुका है, याद रखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? बोलो बच्चों, बहुत बढ़िया। तो भैया इस सवाल का सही जवाब होगा अनुच्छेद नंबर 124। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं? अब देखो 300 साढ़े 300 बच्चे हैं क्लास में, जवाब देने वाले 120, बाकी सब बैठ के लड्डू खा रहे हैं, है ना। तो भैया इस सवाल का जवाब हो जाएगा 51, ऐसा मत किया करो। अगला सवाल ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? 76, 49, 88 या 41? 76, 49, 88 या 41? तो दोस्तों आपको बता दूं, ठीक है, तो भैया इसका सही जवाब आ जाएगा। भाई ये क्लास में बच्चा रवि है, जिसे हर बच्चे की बात काटने की आदत है, इसको आज मैं परमानेंट ब्लॉक करूंगा। इसने बहुत आईडी बनाई है अपनी अपनी अलग अलग नाम से, ठीक है। तो ये कई बार कई लड़कियों के नाम लेता है क्लास में। अब देखो किसी ने यूपीएससी लिख लिया तो वो यूपीएससी क्रैक थोड़ी कर लेगा। अरे सपना जब तक देखोगे नहीं तो सपना पूर्ण होगा कहां से? मैं आज इसका करता हूं कुछ व्यवस्था। ये बहुत ज्यादा हीरो बन चुका है क्लास का, बहुत बन लिया भाई तुम रवि जी, तुम्हारा अब हम काम करते हैं, बात करते हैं। तो अब बात चलती है संविधान संशोधन की। अब किसकी बात चलती है बच्चों? अगला टॉपिक आता है संविधान संशोधन का। किसका आता है? संविधान संशोधन का। हम लोगों ने अनुच्छेद तो कर लिए, अब आ जाओ संविधान संशोधन पर। तो तैयार हो भैया संविधान संशोधन के लिए? सभी तैयार हो संविधान संशोधन के लिए?
सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नहीं सॉरी संविधान संशोधन में आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो ये हुआ था बेटा 1991 में। ये कब हुआ था? 1991 में। एक क्वेश्चन आपको आज की क्लास से अगर ना मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। एक बच्चा बोल रहा है जिनका नाम है रवि गुप्ता, सर 143 में तो कैग होगा, 143 में तो कैग होगा। भैया आपने गलत पढ़ा, जिससे भी पढ़ा है आपको बता दूं कैग मेरे बच्चे जवाब दे देंगे। बच्चों बताना कैग किस आर्टिकल में? ये वाला कैग हम आपसे पूछना चाहते हैं बच्चों, कैग किस आर्टिकल में? आप बताओ, बताओ जरा भाई कैग किस आर्टिकल में? रवि गुप्ता जी कह रहे हैं सर आपने गलत पढ़ाया है, ये 143 में तो कैग होता है। मेरे बच्चों तुम मुझसे पढ़ने वाले मेरे सुपर बच्चे हो, मुझे बताओ जरा कैग किस आर्टिकल में? सारे बच्चे जवाब देना। तो दोस्तों अगर मैं कैग की बात करूं तो ये तो बच्चे भी फेल हो गए क्या? हाँ, तो भैया ये बताया सोनाली ने सबसे पहले बताया है, उनका नाम है 148 आर्टिकल है बेटा। वो कौन सा आर्टिकल है? 148 से लेकर 151 तक कैग की चर्चा की गई है, रवि गुप्ता जी। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? यह सवाल पेपर में आया हुआ है, बोलो। यह सवाल पेपर में आया हुआ है, आपको बताना है कि 10वीं अनुसूची को कब भारत के संविधान में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को कब भारत के संविधान में जोड़ा गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया और उसमें लिखा गया दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। और ऐसा हुआ कब था बच्चों? ऐसा हुआ था 1985 में, 1985 में। नमस्ते भैया, अगला देखिए, 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में कब जोड़ी गई थी? ये सवाल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, किसी ने आपको ये जरूर पढ़ाया होगा कि 9वीं अनुसूची इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कब इंक्लूड की गई थी? आपको बताना है। नीसू आप प्लीज अभी थोड़ा जवाब दीजिएगा, आप बहुत अच्छी गुड़िया हैं, लेकिन पहले थोड़ा जवाब भी दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था? तो बच्चों 9वीं अनुसूची की अगर बात करूं तो उसे प्रथम संविधान संशोधन करके सन 1951 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि अनुच्छेद नंबर 21 का ए पार्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को भारत के संविधान में कब ऐड किया गया है? जरा मुझे बताओ तो बच्चों। दोस्तों ये ध्यान रखना, आपको मेरी बात आज बुरी लग सकती है, आज जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें शायद थोड़ा सा गलत लग सकता है, लेकिन जीवन में वही सफल होता है बच्चों जिसने मेहनत की होती है। ये सबसे बड़ा कड़वा सत्य है, आपको स्वीकार करना होगा। स्वीकार करो या अस्वीकार करो, हार हो या पराजय हो बच्चों, जय हो या पराजय हो, विजय हो या पराजय हो, वो जब तक संभव नहीं है जब तक आप मेहनत ना करें, वरना तो बच्चों निश्चित है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ पराजय होनी है। समझ रहे हो नहीं? अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों ऐसा कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन, और 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगला देखिए, सवाल आपको बताना, वह कौन सा अमेंडमेंट था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया? वह कौन सा संविधान संशोधन था? और लक्ष्य है आप मुझे ये बताओ कि जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। राधा मैं देख रहा हूं आपका मैसेज, लेकिन मैं नहीं कर सकता शाम को उस क्लास को। ठीक है, बोलो भैया। दोस्तों आज मुझे सच बताओ ईमानदारी से, आप में से कितने दोस्तों मैं यह 3-4 बातें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आप में से आज मुझसे सभी बहन जितनी मेरी यहाँ मुझे सुन पा रही हैं, जितने भाई मुझे सुन पा रहे हैं, आज एक वादा करो, वास्तव में अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी बच्चे डीपी लिखो। मेरे दिल को सुकून मिले कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ उनमें से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जरा एक बार वादा करना कि सर हम दिल्ली पुलिस वाले हैं। एक बार वादा करना जरा कि हाँ सर हम वादा करते हैं हम दिल्ली पुलिस का इस बार फॉर्म भरेंगे। मुझे बताना जरा एक बार, जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस वाला है वो एक बार कमेंट्स करे डीपी। या आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, या आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एक बार मुझे बताओ आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बच्चों मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस की जॉब इतनी बेहतरीन है कि आप जिस दिन ज्वाइनिंग करोगे और जब तक रिटायरमेंट आपका होगा आप दिल्ली में रहोगे। कहाँ रहोगे? दिल्ली में रहोगे। मैंने बच्चों बहुत बच्चों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया, बहुत बच्चों को,
मैं आपको मिलवाऊंगा अभी वो कौन कौन बच्चे हैं। जिस दिन दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने कम से कम 30 बच्चे खड़ा करूंगा लाकर कि ये वो बच्चे हैं जिनको मैंने दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट कराया है, मेहनत की है जिनके साथ में, चाहे वो हॉस्टल पर रख के की हो, घर रख के की हो, जहां पे की है, जैसे भी की है, मेहनत उनके साथ की है। बच्चों, दिल्ली पुलिस की ऐसी भर्ती होती है, तुम्हें लगता है कि तुम 2 महीने की तैयारी में सिलेक्शन लोगे, बिल्कुल नहीं होगा। आपको लगता है पेड बैच ले लिया तो बस सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़े ना पढ़े, पेड बैच लेके भी सिलेक्शन नहीं होगा जब तक पढ़ोगे नहीं। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सिलेक्शन है। और जो बच्चे दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो बच्चों ध्यान रखना, पवन मोरल पे आप विश्वास कर सकते हो। मैं माता रानी की सौगंध खा के आपसे कहता हूं, मैं वचनबद्ध हूं, तुमसे वचन देता हूं इस बात का प्यारे साथियों, 60 नंबर की जीएस आएगी। कितने की? 60 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, जिसमें 50 जीके के और 10 कंप्यूटर के। आपके 60 के 60 की गारंटी मैं लेता हूं। अगर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि बच्चों तुम्हें सिर्फ 880 रुपए खर्च करने हैं और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम इस बैच में अगर जुड़ जाओगे तो। अब तुम्हें लगेगा गुरुजी तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस फिर कह रहा हूं 6 महीने में सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक नहीं होगा, जब तक तुम तैयारी नहीं करोगे, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। मुझे पता है, मैंने आपसे पहले दिल्ली पुलिस पढ़ाया है, मुझे पता है कैसे बच्चे आके रोते हैं, गुरुजी 1 नंबर से रह गया, गुरुजी मैं 2 नंबर से रह गया। अरे तुम तो क्या रहते हो उस समय, मम्मी पापा का एक बार चेहरा देख लेना, उनकी आंख से वो आंसू निकलते हैं जिन्हें आप कभी देख भी नहीं पाओगे, महसूस भी नहीं कर पाओगे। लेकिन बस आपसे वो एक घूंट पीकर कह देंगे ठीक है बच्चे, आंसू का घूंट पी लिया, कह देंगे ठीक है बच्चे कोई बात नहीं, अगली की तैयारी कर। लेकिन उन पर दिल पर क्या गुजर रही होगी वो सिर्फ उनको पता होगी। मैं जानता हूं मेरी इस बात पर बहुत बच्चे हंसेंगे, गुरुजी बैच का प्रचार कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूं मैं बैच का प्रचार, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, सोए हुए को जगा रहा हूं। कभी तुम्हें लगता हो ना गुरुजी 3 दिन तैयारी करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने का बच्चों, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं होने का, इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो ना? अरे तुम लोग 18 साल अपने लिए जिए, 19 साल अपने लिए जिए हो, 4 महीने मम्मी पापा के लिए जी के दिखा दो ना। आज जून चल रही है बच्चों, जून चल रही है, दिसंबर तक अपने मम्मी पापा के लिए जी लो। मोबाइल फोन से दूर हो जाओ, फालतू फंड की चीजों के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम रील वील देखना बंद करो। यार रिश्तेदार दोस्ती आना जाना खेल कूद सब कुछ बंद। सिर्फ अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी में लग जाओ, मम्मी पापा को सुबह उठ के प्रणाम करो, मैं गारंटी से कह रहा हूं दिल्ली पुलिस का तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। तुम्हें लगेगा गुरुजी तुम तो अपने प्रचार करने लगे बैच के बारे में, नहीं, हम बैच के बारे में नहीं बता रहे हैं। आपको सिर्फ यह कह रहा हूं कि 880 रुपए खर्च करके सारे टीचरों का सहयोग तुम्हें मिलेगा, उसमें जीएस की गारंटी मैं लेता हूं। समझ रहे हो ना? उसमें जीएस की गारंटी मैं ले रहा हूं तुम्हारी। आप लोग अगर दिल्ली पुलिस के बैच में जुड़ना चाहते हो, ध्यान रखना, फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर दिल्ली पुलिस में जुड़ना चाहते हो, अरे कौन बच्चा ऐसा है जो दिल्ली पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहता? कौन ऐसा है जो मम्मी पापा का सपना साकार नहीं करना चाहता? कौन है? एक भी बच्चे का मुझे नाम बताओ। हर बच्चा चाहता है कि मैं मम्मी पापा का नाम अपना सबके सामने बुलंदियों पर ले जाऊं, मैं एसडीएम बन जाऊं, मैं डीएम बन जाऊं। अरे पहले कांस्टेबल वाला पेपर तो निकालो। तो बच्चों आपको बता दूं, आज मैं एक बैच शुरू कर रहा हूं, आज से एक बैच शुरू कर रहा हूं साथियों। अगर तुम्हारा भी ड्रीम है, तुम्हारा भी सपना है मम्मी पापा के सपनों को साकार करना है, तो बच्चों आज तुम्हें क्या करना होगा, मेरे कहने से ही मान लो कि हमने पवन सर के कहने से 880 रुपए खर्च कर दिए। आप ये मान लेना कि हमने पवन सर के कहने से 880 रुपए खर्च कर दिए। वाई 367 डीपी लिख के दिखाओ जो बच्चा आज मेरे कहने से, मान लेना बच्चों, अगर फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो तो आके मुझसे कह देना, ले जाना अपने पैसे मुझसे वापस कि गुरुजी तुम्हारे कहने से हमने 367 रुपए 367 कोड लगाकर ये बैच लिया था। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो एक बार लिखो वाई 367 डीपी। क्लास चलाऊंगा, अभी रुक जाओ, मैं क्लास चलाऊंगा, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं बच्चों, सोए हुए को तुम्हें जगाने का काम कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, ना मैं इतना एग्रेसिव होकर कभी बोलता हूं, लेकिन आज बोल रहा हूं, मैंने कभी इतना एग्रेसिव होकर नहीं बोला कि दिल्ली पुलिस के बैच में जुड़ना है, लेकिन आज कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि बच्चे दिल रोता है इस बात को देखकर, जब बच्चे कहते हैं सर मैं 1 नंबर से रह गया। क्यों रह गया भाई? 880 में सारे सब्जेक्ट होंगी, मैथ, रीजनिंग, जीके, माफी चाहूंगा बच्चों, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं, आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगी, जीके जीएस होगा और कंप्यूटर। क्या होगा? कंप्यूटर। ये आपकी सारी चीजें यहां पर होंगी। आज मुझे कसम खाओ कि कुछ भी हो जाए कि गुरुजी हम वादा करते हैं इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। काजल रानी, जेपी जाट, मैं तुमसे विश्वास दिलाता हूं तुम्हें, यहाँ कुमारी मोनिका, विश्वास दिलाता हूं तुम्हें, ध्यान रखना बच्चों कि तुम्हारा अगर सिलेक्शन ना करा दिया, मेरा नाम पवन मोरल नहीं, सोना यादव, इसी का। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो कमेंट्स कर दो ताकि मुझे पता लग जाए। सूरज श्रीवास्तव, शैलेंद्र, मुझे पता लग जाए कि हाँ ये बच्चे मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। बच्चों आज अगर तुम इस बैच में जुड़ोगे तो तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास करूंगा, वचनबद्ध हूं इस बात के लिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। सवाल नेक्स्ट,
सवाल नंबर नेक्स्ट आ गया, इन 3 शब्दों को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन्हें भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? इन्हें भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो साथियों, एक ही संविधान संशोधन 42वां, जिसके तहत आपका क्या बोलते हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कितने पेपर होते हैं दिल्ली पुलिस में? सिर्फ एक। तभी तो आपसे कह रहा हूं, अरे एक पेपर है, जीवन बना लो, सिर्फ एक पेपर बच्चों। चलिए अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पंचायती राज्यों को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? ये सवाल एमटीएस में आया बेटा। सुमंत कुमार, दिल्ली पुलिस में लड़कियों की हाइट है 157 सेंटीमीटर, और बिहार पुलिस में कितने बेटा, वो मैंने चेक नहीं की, वो मैं आपको कल बता सकता हूं। ठीक है, तो दोस्तों पंचायती राज को दर्जा दिया गया 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो क्या, आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, प्राची यादव आज से जुड़ जाइएगा जरा। एक बात ध्यान रखना, अगर आप मेरे कोड से बैच लेते हो तो आपकी हर चीज़ की जिम्मेवारी मेरी होती है। आपको क्लास ना मिले तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, आपको क्लास ना मिले तो आप मेरी क्लास में आके मैसेज कर दो, आपको क्लास ना मिले, नोट्स ना मिले, प्रिंट कुछ भी दिक्कत हो आप मुझसे आके बोल दो, मैं आपका हर संभव प्रयास करूंगा। अगला देखिए, सवाल है अगला कि जीएसटी को कब लागू किया गया? बताइए, जीएसटी से संबंधित अमेंडमेंट कौन सा है? जवाब दो। जीएसटी से संबंधित अमेंडमेंट कौन सा है, ये बताओ। किरण, मेरी क्लास 26 से चालू होगी उसमें। तो दोस्तों आपको बताना है कि कब लागू हुआ। तो सर जी ये हुआ था आपका 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत। ठीक है, अगला देखिए सवाल, ये हिंदी नहीं होती बेटा उसमें। सवाल अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया? बताओ तो बच्चों, कौन कहता है ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है? कौन बोलता है ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है? दिल्ली पुलिस में पहले एग्जाम होगा बेटा, फिजिकल बाद में होगा। बोलो भैया जल्दी। दोस्तों आपको बताना है ऐसा कब हुआ था। तो सर ऐसा हुआ था 97वां संविधान संशोधन 2011 को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट खुला। मेरी क्लास होगी बेटा राजेश यादव 26 से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? अब बच्चों अगर ये सवाल भी आप नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है। इसका मतलब क्या है भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, हमारी तैयारी पहले जैसी नहीं चल रही है। जैसे हम पहला पढ़ रहे थे हम आज उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम जैसा पहले पढ़ पा रहे थे हम अब उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। यानी कि देखिए इन तीनों सवालों की अगर मैं बात करूं तो यहां राष्ट्रीय आपातकाल है, यहां राष्ट्रपति शासन है, यहां वित्तीय आपातकाल है और ये रहा सही आंसर। अच्छा, संविधान में संशोधन करना हो तो इस प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर तुम भारत के, नहीं इंग्लिश नहीं आती दिल्ली पुलिस में बेटा, इंग्लिश नहीं आती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर संविधान में संशोधन करना चाहते हो तो बेटा इस प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? हाँ अरुण भर जाएगा फॉर्म, भर जाएगा अरुण भैया, भर जाएगा। इस प्रक्रिया को कहां से लिया गया? तो आप लिखेंगे सर इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इसे हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, वोटर की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? वोटर की, आपका स्वागत है बच्चों आशीष अहलावत जी। आपको बताना है कि जो वोटर हैं उनकी एज 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कब किया गया था, ये आपको बताना है। भाई पहले वोट डालने के लिए जो हमारी एज होती थी वो 21 साल होती थी, लेकिन उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ भाई? एज 21 से 18 हुई कब?
बोलो भैया ऐसा कब हुआ? तो दोस्तों ऐसा हुआ था आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। कब हुआ था? 1989। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कह रहे हैं गुरुजी हम पे 880 नहीं है। बेटा आज 880 नहीं है, तुम लोग आज बहाने बना रहे हो या नहीं लेना चाह रहे हो। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, हो सकता है कि एक ही मजबूरी हो सकता है किसी के पास ना भी हो, लेकिन बच्चों अगर आज आप 880 किसी से लेकर भी अपने बैच में जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहें ना तो कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है आशीष, चलिए अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संविधान में कौन सा संविधान संशोधन करके राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भारत में कुल मिलाकर स्टेट बताए गए कि कितने स्टेट होंगे और कुल यूनियन टेरिटरी बताई गई कि कितनी यूनियन टेरिटरी होंगी। स्टेट कितने और यूनियन टेरिटरी कितने होंगे ये कब बताया गया था, ये आपको बताना है। कुल मिलाकर स्टेट कितने होंगे और यूनियन टेरिटरी कितनी होंगी ये बताया गया कब, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको बता दूं हमारे भारत में उस समय 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। ऐसा हुआ था 1956 में। लेकिन आज भारत में कुल कितने स्टेट हैं? आज भारत में कुल मिलाकर 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 8 क्या है बच्चों? 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जो पेपर में आपके में कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। भारत के संविधान में पहली बार अमेंडमेंट कब किया गया था? संशोधन पहली बार कब किया गया था? अगर आप इस सवाल का जवाब ना दे पाओ, जो भी बच्चा ना दे पाए घर जाए कह दे मम्मी पापा मैं तो बस गुरुजी ने मना कर दिया पढ़े ही ना। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, बताना जरा बच्चों क्या आएगा आंसर। संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? संविधान में जो पहला बार संविधान संशोधन किया गया था बच्चों वो किया गया था 1951 में, और इसके लिए हमें प्रथम संविधान संशोधन करना पड़ा था। प्रथम संविधान संशोधन हमको करना पड़ा था, याद रखिएगा, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा भारतीय संविधान में कितनी विधियों से अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो सिंपल 3 विधि होती हैं, 3 विधि से संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल होता है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? बताओ बच्चों, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया ये आपको बताना है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया ये आपको बताना है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया आप बता सकते हो? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? थोड़ा तेज चलो बच्चों, जब भी बात सिक्किम की होगी आप तुरंत बताएंगे सर जी सिक्किम को जो दर्जा दिया गया था वो 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? आप मुझे बता सकते हो क्या सिक्किम भारत के कौन से नंबर का राज्य बना था? तो बच्चों ये भी आप लिख सकते हैं कि सिक्किम भारत का 22वें नंबर का राज्य बना था। कौन से नंबर का? 22वें नंबर का राज्य बना था। आजकल अगला सवाल आ रहा है कि जो आपका 10% आरक्षण दिया जाए किसको? सामान्य वर्ग के गरीबों को। जो जर्नल है वो EWS बनवा सकते हैं, आपने खूब सुना होगा। ये 10% आरक्षण की बात कब हुई थी? 103वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन, 105वें या 101वें? 101 तो GST हमने आपको बताया था, तो ये तो होगा नहीं, है ना बेटा। यहाँ पे एंग्लो इंडियन बताया था तो ये भी नहीं होगा। ये हमने क्या बताया था? एंग्लो इंडियन। लेकिन ये हमने 2020 करवाया था। क्या करवाया था? 2020 करवाया था ये भी, है ना। तो बच्चों इसका सही आंसर आ जाएगा 103वां संविधान संशोधन। क्या आ जाएगा बच्चे? 103वां संविधान संशोधन। तुम्हारे लिए इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो CGL के पेपर में पूछा गया है। ये वो सवाल है बच्चों जो CGL के पेपर में पूछा गया है, बताना जरा। और बच्चों इसको आसान समझकर छोड़कर चले आते हैं। ये सवाल वो है बच्चों जो CGL के पेपर में पूछा गया है, बताओ। ये वो सवाल है जो आपका दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया है और CGL के पेपर में पूछा गया है। सर ये CGL वाले भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। गीता कुमारी आपके पेपर में आया हुआ सवाल है CGL का, मैं तो वही बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये ऐसा हुआ कब था? 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। लेकिन अगर बात की जाए अप्लाई की से अप्लाई कब किया गया तो आप लिखेंगे 1993 में। और आपको बता दो इसके तहत हुआ क्या था, जो आपका
नगर निगम है उनको ऐड किया गया था। अगला देखो, एंग्लो इंडियन को कब खत्म किया गया था? दोस्तों एंग्लो इंडियन को कब खत्म किया गया था? एक सवाल तो ये है। दूसरा पूछ रहा हूं आपसे, एंग्लो इंडियन किस आर्टिकल में आते हैं? मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि एंग्लो इंडियन किस आर्टिकल में आते हैं? जवाब देंगे? एंग्लो इंडियन किस आर्टिकल में आते हैं? एंग्लो इंडियन किस आर्टिकल में आते हैं ये आपको बताना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे खत्म किया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे राष्ट्रपति और आर्टिकल होता था बेटा, आर्टिकल होता था आपका कितना? 331। अगला सवाल देखिए, सवाल यह है कि मौलिक कर्तव्यों को कब इंक्लूड किया गया भारत के संविधान में? सूरज, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 1 सितंबर को आएंगी बेटा, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। कोई आपको झूठ बोल के ही कहता हो कल आएंगी तो नहीं आएंगी, ठीक है। अब आपको बताना है कि भैया मौलिक कर्तव्यों को कब इंक्लूड किया गया था, ये आपको बताना है मौलिक कर्तव्यों को। तो बच्चों मौलिक कर्तव्यों की जब बात आएगी आप लिखेंगे सर मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इन्हें कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया, कोई बच्चा बताएगा? मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया, बताओगे जरा? मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया बताओगे? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है आपके रसिया के संविधान से। कहां से? रसिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला देखो, अमेरिका गलत है बच्चों। सवाल नंबर ये रहा आपका, लास्ट सवाल है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे आप होमवर्क के तौर पे बताएंगे। बच्चों मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अगर आप लोग ये चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो दिल्ली पुलिस में, तो आज और अभी से दिल्ली पुलिस की तैयारी में लग जाओ। आज और अभी से। आपको लग रहा होगा गुरुजी बार बार आज इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? बेटा आज पहली क्लास है, डेमो क्लास है। अगर ये पहली क्लास आप लोग नहीं करवाओगे ना, तो बेटा फिर आपका अगले पढ़ने में 3 दिन बाद अगर आप बैच लोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में बिल्कुल भी। मैं आज इतना एग्रेसिव होकर क्यों बोल रहा हूं? वो इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आज कई बच्चों को ये 880 रुपए करोड़ों रुपए लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इन 880 रुपयों को, आज मैं आपको बता दूं, Y367 कोड गलत मत लगाना, Y367 कोड लगाकर और आपने आज 880 रुपए खर्च कर दिए और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना बेटा, तो तुम जिंदगी भर मुझे नहीं भूलने के हो। ये मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप पूरी जिंदगी मुझे नहीं भूलने के हो। बस इतना आपसे बता दूं, सिर्फ 880 रुपए लगाने हैं तुम्हें, और जीवन तुम्हारा सफल न बन जाए तो मेरा नाम बदल देना बच्चों। मैं दिल्ली पुलिस कि वो जीएस तुम्हें एक एक पॉइंट कराऊंगा जो दिल्ली पुलिस पूछेगी। आप ईमानदारी से बताओ, दिल के टुकड़ों, कौन ऐसा मम्मी पापा का बच्चा है जो अपने घर वालों का सपना साकार नहीं करना चाहता? कौन है मेरे प्यारे साथियों? कहां से मिलेगा ये बैच, कौन सा ये बैच होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो भी बच्चा आज मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मेरे बैच में जुड़ना चाहता है, वो एक बार कोड लिखो Y367। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बता देना, और आज की क्लास में जुड़ने के लिए कोड लगाना है Y367। और हाँ, ये भी तुम्हें बता दूं, अगर पवन मोरल की क्लास अच्छी ना लगे तो ध्यान रखना बच्चों, अब कह देना कि गुरुजी आइए बताइए पैसा कहाँ वापस मिलेगा, तो हम पैसा वापस कर देंगे। पवन मोरल की आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 लिखना है, आपको यहाँ जाना है, और जाने के बाद बेटा आप वहाँ आइएगा। सर मेडिकल भी होगा? हाँ नॉर्मल होता है मेडिकल तो दिल्ली पुलिस में, ठीक है। और ये रहा बेटा आपका ऑल कोर्स, ऑल कोर्स को सिलेक्ट करो, एसएससी, ये रही दिल्ली पुलिस। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है इस बिजलगार बैच में, ये कल से स्टार्ट हुआ है, आज पहली क्लास है। सोना यादव, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, इसकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2023 से, एज काउंट होगी 1 जुलाई 2023 से। जो भी साथी आज जुड़ेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेवारी वचन देता हूं तुम्हें इस बात का प्यारे साथियों। अगर तुम्हारी जीएस ऐसी ना करवा दी ना, हाथ पे ना रटवा दी, तो मेरा नाम पवन मोरल नहीं। बस तुम्हें करना क्या होगा, यहां कोड गलत मत लगा देना, ठीक है। Y367 आप जैसे लगाओगे तो आपको यह बैच 880 रुपए का मिल जाएगा। कितने का? 880 रुपए का। विश्वास दिलाता हूं बच्चों, अगर जीएस में तुम्हें सुपर हीरो ना बना दिया ना, तो मेरा नाम पवन मोरल नहीं, मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें मैंने हीरो ना बना दिया इस क्लास के साथ जुड़कर, तो बच्चों आपसे अभी कहना चाहूंगा कि सपनों को अगर साकार करना चाहते हो, अपनों को दिया गया वादा पूर्ण करना चाहते हो, तो बच्चों इस क्लास में जुड़ना, इस बैच में जुड़ना, वरना आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं साफ बोलता हूं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ये बैच आपको मिलेगा कैसे।
आप इस यलगार बैच में जुड़ेंगे कैसे? सर कितने बैच? चलिए ये देखिए, यहां आओ बेटा, आप इस बैच पर कैसे जाएंगे? गूगल पे जाओ, अड्डा 24/7 लिखो। जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे, ऑल कोर्स SSC यहां पे दिल्ली पुलिस आपको दिखाई देगा। ये रहा दिल्ली पुलिस। इस दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जाके आपको कोड लगाना होगा Y367। क्या लगाना होगा बच्चों? Y367 आपको लगाना होगा। लगाते ही ये बैच आपको 880 रुपये का मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कल फिर मिलूंगा आपसे एक बेहतरीन क्लास के साथ मैराथन में, कल सुबह 8 बजे। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कल मेरी सारी जितनी भी मैराथन हुई हैं, जितनी भी क्लास हुई, इन सब की PDF आपको फ्री मिलेगी यूट्यूब पर। तो कल जरूर जुड़ना SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। कल सुबह 8 बजे मैं आप सबका स्वागत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। सर